चुनावी बाजार एक बार फिर से सजने को है तैयार। बदलेंगे व्यापारी या वही होंगे खरीदार। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में नेता हो या मंत्री, दोनों अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। एक बार फिर से तैयार हैं जनता की अदालत में जाने के लिए। लेकिन उससे पहले TNR न्यूज़ करेगा पड़ताल करके तीखे सवाल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर और आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। आज हमारे साथ मेहमान हैं मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुन्नू लाल मोहले जी। मोहले जी, आप भाजपा में सबसे वरिष्ठ हैं और सबसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपसे सवाल जवाब शुरू करने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो किसान की है। किसान रहते हुए आपने राजनीतिक क्षेत्र में आए, इसके लिए प्रेरणा क्या है और आपके राजनीतिक जीवन में प्रेरणा के स्रोत कौन हैं? पहले हमने राजनीति तो शुरू पंचायत से की है और पंचायत में जब हम सरपंच बने उस समय तत्कालीन स्थिति में हमारे विधानसभा के अंतर्गत अभय राम साहू जी वकील थे, भाजपा के मंडल के वो अध्यक्ष से। उन्हें हमें प्रेरणा दी कि भाई आप राजनीति में आएँ। और उन्होंने कहा, पहले वो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी बोला मैं जनता पार्टी मानने की बात नहीं, मैं सरपंच हूँ। धीरे धीरे मैं काम करना शुरू किया और हम लोग जनता पार्टी में उस समय शामिल हुए और इसके बाद हमारी राजनीति शुरू हुई। हमारे तत्कालीन उस समय जिला के अध्यक्ष और यहाँ वरिष्ठ नेता माननीय निरंजन केसवानी थे, पूर्व सांसद, पूर्व जिला अध्यक्ष नेता थे। उनके सानिध्य में हमने काम किया और हमने आगे बढ़े। आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम पंचायत से शुरू की है, उसके बाद विधायक, फिर लोकसभा के सांसद भी रहे आप, फिर भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो आपका राजनीतिक फील्ड में बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है आपका। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो इतने लंबे समय से आप राजनीति में हैं, अभी का जो हालात है उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जनता का स्नेह प्राप्त हुआ, उसका प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। इस दृष्टिकोण से जनता का हमारे भी लगाव बने, उनके भी, उनके आशीर्वाद प्राप्त है इस दृष्टिकोण से। और जनता किस नज़र से हमें देखती है वो जनता ही बता सकती है। मैं क्या बोलूँ कि मतलब मुझे ये बनाया गया है, ऐसा मेरे कोई भावना विचार ना करके जनता ही बता सकती है वो मुझे क्यों चुनते हैं। जी, लगभग आपके कार्यकाल का 4.5 वर्ष पूरा हो चुका है। तो इन 4.5 वर्षों में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए थे और किन से कौन से मुद्दे हैं जो पूरा हो चुके हैं और आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? हमारे मुद्दे उस समय ये नहीं थी कि हम सरकार में खुद थे। सरकार में हम हमारी सरकार की बात करें, जब 10 वर्ष हम मंत्री रहे, भाजपा की सरकार रही, तो अनेक गांव में रोड का निर्माण हुआ, बिजली लगाए गए, आंगनबाड़ी भवन बनाए गए, कॉलेज खुले, तहसील खुले और हाई स्कूल खुले, 10 संधोग हुए। और बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जल प्रदाय योजना है, जो जल मिशन योजना है, आंगनबाड़ी कार्यक्रम है, अनेक मुद्दों में लोगों को रोजगार देने के मामले में, मुद्रा बैंकिंग योजना में उनको रोजगार के लिए कम ब्याज में ऋण दिलाना या बिना ब्याज के ऋण दिलाना, ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते रहे जिसमें हम संलग्न रहे। उन्हीं मुद्दा को देखकर जनता ने मुझे हमें आशीर्वाद दिया। लगातार कांग्रेस से बोलती आ रही है कि जो हमने 5 सालों में विकास किया है वो बीजेपी 15 सालों में नहीं कर पाई है और ये बोल के अपना पीठ थपथपा रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो ऐसा है, ये खुद ये सरकार कर्ज में डूबी है। 1 लाख करोड़ का खुद कर्जदार है, ये फर्जदार नहीं है। जब जो आदमी जिसके पास कर्ज है वो विकास क्या कर सकती है? हमारे शासनकाल के जितने कार्य हैं वही कार्य हुए हैं, बाकी कार्य यहाँ का नगण्य है। ओके, मतलब ये खुद कांग्रेस सरकार अभी कर्ज में डूबी हुई है और अपने आप को बोल रही है कि बीजेपी से हम लोग बेहतर किए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग अपने आप को छुपाने के लिए प्रयास करें कि हम लोग विकास किए हैं, लेकिन विकास एक्चुअल में हुआ नहीं है। विकास कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि 40 यहाँ रोड है, वो गड्ढे हैं, उस गड्ढे को नहीं भर पाए सरकार। तो उस परिस्थिति में हम इस सरकार को क्या कहेंगे? तो उन परिस्थिति में न गड्ढे पार सकते, जल प्रदाय योजना जो चल रहा है, जल प्रदाय योजना का पेमेंट समय में नहीं दिलाने का, कभी पेमेंट जो दिल्ली से पैसा आता है जो रोजगार मिलते हैं उनको भी समय में नहीं दिलाते, वो भी काम पैसा यहाँ पड़ा हुआ है। तो ऐसे ये सरकार की कारनामे हैं।
1985 से लगातार आप चुनाव में हैं, राजनीति में हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं और कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? काम है, नाम है कि और कुछ है? जनता काम को भी देखती है, नाम को ही नहीं देखती। जनता प्रेम को देखती है, जनता के ऊपर विश्वास होता है कि कौन नेता क्या कर सकता है, वो कौन से कार्य के लिए वो दक्षता रख रहे हैं, क्षेत्र के विकास में उसकी क्या योजना है, उनके कितने कार्यक्रम हुए, ये सब जनता अपने आप समझती है। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। जनता हमको किस नज़र से देखकर चुनती है वो जनता ही बता सकती है। मैं तो इतना ही कहूँ कि जनता का आशीर्वाद, प्रेम इसने अभी तक बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और गौरव की बात है कि एक कोई विधायक है कि अपने क्षेत्र से लगातार चुन के आ रहे हैं, लोगों का विश्वास भी बन रहा है और उसको लगातार जिता भी रहे हैं। तो इसके पीछे नाम भी है और काम भी है और कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तुष्टिकरण की नहीं, सही में विकास करने की, वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र की जनता है उनको देखने को मिली है। वर्तमान में भूपेश सरकार से बहुत सी योजनाएं निकाल रही हैं जिसको ताकि रोज़गार मिल सके युवाओं को, और अगर उसमें वो सही से सफल नहीं हो पा रही है या फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो उन लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ये रोज़गार भत्ता का एक नया सिस्टम निकाला गया है, कानून निकाला गया है। तो उन लोग ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम रोज़गार नहीं दिला पाए तो हम रोज़गार भत्ता दे रहे हैं, तो उन लोग अपने आप को संतुष्ट मार रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इनके घोषणा पत्र में थी कि हम शिक्षित बेरोजगारों को 25 स्वरोजगारी भत्ता देंगे। इन्हें घोषणा की, अमल में लाने का इनका प्रयास चला, पर इन्होंने प्रतिबंध क्या लगाया या इन्होंने कौन सी मतलब इसमें जोड़ दिया, कौन सा जोड़ दिया? 2 साल का पंजीयन शर्त लगा दी, उसका बोले 3 लाख से ज़्यादा आमदनी हो, एक परिवार में एक सदस्य हो। तो जो कोरोना काल के पहले भी पंजीयन नहीं करा पाए थे, कोई आवश्यक नहीं है, कोई नौकरी के लिए पंजीयन किया जाता है, और नौकरी के लिए पंजीयन, उसी पंजीयन को मान ले तो पंजीयन जो बेरोजगार हैं वो लगभग 20 लाख लोग हैं। तो इनमें उस समय इन्होंने घोषणा पत्र में तो नहीं कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और पंजीयन का कोई शर्त नहीं था, न आमदनी का कोई शर्त था। अब क्यों है? जो बेरोजगार हैं, और बेरोजगार की परिभाषा है जो रोजगार नहीं प्राप्त पाया, जो नौकरी नहीं पाया हो, जो 12वीं से लेकर BA MA MSc जो भी पढ़ा हो, उनको भत्ता देना है। तो ये सरकार भत्ता नहीं दे पा रही है। मुश्किल से 1 लाख का अभी तक उनमें मतलब कहती है, कितना हम नहीं जानते, पेपरबाजी होता है। तो इतना है तो 20 लाख लोगों को रोजगार नहीं पाया, अर्थात ये बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं दे रहे, बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं दे। तो सरकार न दे पा रही भत्ता तो छोड़ दे सकता। अगर सरकार नहीं दे रही है भत्ता, सत्ता, ठीक है। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है बेरोजगारी को लेकर, ये सबसे बड़ी चिंता और समस्या की बात है ये। तो आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कुछ उपाय किए हैं? रोजगार सृजन के हमारी सरकार थी, हमने किया था। औद्योगिक क्षेत्र खमरिया, हमारे मुंगेली विधानसभा के मुंगेली ब्लॉक में, और वो उसमें वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमने 60 एकड़ ज़मीन वहाँ सुरक्षित रखवाया है। पूरा उसका भवन, बिल्डिंग, रोड वगैरह बन रहे हैं। अब हमारी सरकार चली गई उस समय, उसके बाद ये सब व्यवस्था होने के बाद अब औद्योगिक क्षेत्र इस सरकार को खोलना था, पर एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोल पाई जिससे लोगों को रोजगार मिलता। दूसरा अगर बात करें लोगों को रोजगार मिलने में, कैबिनेट में हम लोगों ने पास किया था, माननीय डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री थे, कि बिलासपुर से पांडातरई तक पौड़ी होते हुए डोंगरगढ़ तक रेलवे लाइन जाना था, जिसमें कई लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। तो और इसमें 51-49% का रेशो रहता है। राज्य सरकार 49% देता है, केंद्र सरकार 51%। एमओ हुआ, कैबिनेट में पास स्वीकृति हो गई और रेलवे लाइन पास हो गया, पर इस सरकार बनते ही योजना को इस सरकार ने ठप कर दिया। इस कारण लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है। दूसरा, मुद्रा बैंकिंग योजना, जो मुद्रा बैंक योजना से भारत सरकार की योजना है, उस समय भी लागू थी। तो अपने समय में बहुत से लोगों को 1000-2000 लोगों को, उनको हम 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख बैंक के द्वारा
उनको ऋण दिलाते थे जो वो उससे रोजगार प्राप्त करते थे। दूसरा रोजगार का कारण है नरेगा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम है केंद्र सरकार के। उस कार्यक्रम में गांव के लोगों को तालाब गहरीकरण के लिए हो, नया तालाब के लिए हो, छोटे छोटे कच्चे मार्ग के लिए हो, कोई कोठा बनाने के लिए, जो रोजगार मूलक काम है, इसमें हज़ारों 10-50,000 लोग उसी में काम करते हैं, उसको ये रोजी मिलती है। ये जरिए इसके बाद ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। भूपेश सरकार का कहना है कि हमने रोजगार के लिए युवाओं को किसी न किसी तरीके से काम दिलाने के लिए नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का हम लोग काम शुरू किए हैं, गोठान का काम शुरू किए हैं, महिला स्व सहायता समूह के लिए भी हम लोग बहुत सारे काम किए हैं। तो वो तो अपना बोल रहे, लेकिन धरातल में कितना काम होता है? धरातल में काम है। स्व सहायता समूह को भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10,000 से ज़्यादा महिला रेडी टू ईट में जो काम करते उसको छोड़कर इन्होंने एक व्यवसायिक को दे दिया। किसको फिर रोजगार मिला? एक व्यक्तिगत संस्था को मिला। दूसरा रोजगार कहाँ मिला? रोजगार तो लूट लिया गया। और दूसरी बात कहें कि इन्होंने नरवा घुरवा बाड़ी, नरवा में देखो तो वहाँ पानी नहीं, अभी पानी बरसात में है। घुरवा में देखो तो वहाँ कचरा नहीं, वहाँ घुरवा में कुछ खाद्य सामग्री जो लोगों को जा कर के खेत में डालते। इनकी योजना है कहाँ? गोठान योजना। गोठान में जाओ तो वहाँ गाय भी नहीं, वहाँ चारा भी नहीं, पानी की व्यवस्था गर्मी में हम लोग चेक व्यवस्था नहीं है। कई जगह 2-4 जगह तो कुत्ता और बिल्ली मिला पर वहाँ गाय नहीं मिला। तो किस तरह का रोजगार? काम बहुत से अधूरा है, टूटे पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत से जो जीर्ण छीर्ण हो चुके हैं। रोजगार आखिर क्या चीज़ का? रोजगार सिर्फ इनके नुमाइंदों को मिला, वो भी ग्राम पंचायतों को नहीं मिला, अपने नुमाइंदों को दे, अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। एक और आरोप कांग्रेस सरकार बीजेपी पर लगाते आ रही है कि ईडी और आईटी दोनों जो राष्ट्रीय एजेंसी है, कांग्रेस बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इस वजह से कांग्रेस के ऊपर बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको आप कितना सही देखते हैं? ये केंद्र सरकार की योजना है, हमारी योजना तो नहीं है। इसमें राज्य सरकार को क्या लेना है? केंद्र को कोई एजेंसी जहाँ शिकायत मिलता है, शिकायत के आधार पर कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई में करता है। किसी को अपना पक्ष रखना है तो वो उसके पक्ष करके न्यायालय है। इसमें हमारा इससे मतलब ईडी कोई हमारी योजना तो नहीं है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार के इनके खुद ही समाज इनकी सरकार की बदनामी हो रही कि इनके नुमाइंदे फंस रहे हैं। इसका आरोप किसको लगा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी के पास कोई कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने के लिए है नहीं, हमारे कोई कमजोरी दिख नहीं रही है, इसलिए बीजेपी ईडी का सहारा ले। हम तो अनेक आरोप लगा दिए, शराबबंदी नहीं किए, इस बंदी में पैसा 4 किस्त में पैसा दे रहे हैं, नरवा घुरवा का ही हाल हमने कहा। बेरोजगारों को काम मिला, महिलाओं को भी काम नहीं मिला, आवास नहीं दिए लोगों को। आवास का इनका मुद्दा था, हम आवास देंगे, आवास भी नहीं दिए। कितने मुद्दा हमारे पास, मुद्दा की तो बातें नहीं। इसी मुद्दा में कोई भ्रष्टाचार मुद्दा से इनका भ्रष्टाचार इनके नुमाइंदे कर रहे हैं। अब वो कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद वो बताए। हमारा तो कोई मुद्दा इतने मुद्दा है। मुद्दा कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उजागर करने के लिए मुद्दा हो सकता है, पर हमारे ये मुद्दा तो ही नहीं है। ये मन से अपने मनगढ़ित लगा तो उसका मन क्या कहें। 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा, क्या बीजेपी दोनों मैच को जीत पाएगी? देखो, पिछले समय हम लोग जीते थे, इस समय जो भी कारण है हम जरूर जीतेंगे। दोनों को केंद्र में भी सरकार बनेगी, राज्य में भी सरकार बनेगी। हमारा पूर्ण विश्वास है जनता के प्रति। राज्य सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। ये व्यक्तिगत सवाल है ये कि इतने सारी योजनाओं में आपको ऐसा कोई 2 योजनाओं का नाम बताना है जो आपको पसंद आया हो, जो वास्तविक में आम जनता को फायदा मिलता दिख रहा हो आपको। मेरे क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं दिख रही है जिसको मैं राज्य सरकार की योजना बताऊँ। अपनी सरकार की योजना को इन सरकार ने होने दिया। हाफ योजना है जो अब 80 गाँव के लोगों को पानी मिलता, वो भी टेंडर होने के बाद नहीं, वो हमारी सरकार में बनने वाली थी, वो रोक दी है कि ये सरकार अक्षम में नहीं कर पाई। दूसरा है मुंगेली प्रॉपर नगर पालिका क्षेत्र में हमारी सरकार में खुरिया बांध है, उस खुरिया बांध को पीने के लिए पानी, यहाँ पूरे जनता के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था होना था नगर पालिका। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री TS जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और डहरिया जी स्थानीय शासन मंत्री शिलान्यास किए आकर
उसके बाद योजना भी ठप पड़ी है। मैं 2 योजना की बात करूँ, दोनों योजना ठप है, जिससे सिंचाई की सुविधा लोग नहीं मिले, पीने की पानी के लिए। मैंने एक बता रहा हूँ, 2 आपने कहा तो मैंने 2 बातें बता दी मुद्दे की। मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अगर मूलतः कहा जाए तो किसानों का क्षेत्र है, तो किसानों के आय में वृद्धि के लिए, विकास के लिए क्या कुछ आपके विधानसभा क्षेत्र में किया गया है आपके द्वारा? हमारे द्वारा सरकार बनने के बाद होता है, सरकार तो कांग्रेस की है, सरकार करेगी। हमारे केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी प्रत्येक किसानों को 6-6 हज़ार उनके खाते में डालते हैं, मिल लोगों को मिलता है, जिससे किसान के आय में वृद्धि होती है। यूरिया खाद को कम रेट में मिलता है और समय में मतलब लोगों को सिंचाई की सुविधा के संबंध में या अस्थायी कनेक्शन को देने के संबंध में से केंद्र सरकार से जो राशि आती है, पीने की जो पानी की व्यवस्था दिल्ली से होता है जल प्रदाय योजना, जिससे गांव का जल स्तर ऊंचा उठता है, इससे किसानों को लाभ मिलता है। मिट्टी परीक्षण होता है, मिट्टी परीक्षण केंद्र सरकार की योजना है, जिससे राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जिससे मिट्टी पे क्या क्या उसमें आवश्यक तत्व हैं, इन तत्व को किसके मतलब कमी होने के कारण क्या क्या पोषक तत्व डाले जाएंगे जिसको उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, खेत में बीमारी कौन से बीमारी कटेगा। इन परिस्थितियों में जो योजना है वो किसानों के डबल लाभ के लिए, दुगना फसल सब किसानों के लिए दिल्ली सरकार समर्थन मूल्य प्रत्येक वर्ष बढ़ाती है, जिस समर्थन मूल्य में किसानों को राशि मिलती, इस तरह की योजना से किसानों को लाभ मिलता है। एक खुशहाल देश के लिए, खुशहाल राज्य के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, तो आपके विधानसभा क्षेत्र में दोनों की स्थिति कैसी है? हमारे क्षेत्र में हमारे समय में कलेक्टर ऑफिस बना, कलेक्टर ऑफिस जिला चिकित्सालय हुआ, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा उससे मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली सरकार, इसमें 5 लाख तक लोगों को उसमें लाभ मिल रहा है। हमारे सरकार में थे तो माननीय मुख्यमंत्री 50,000 रुपये एक बीमार लोगों को लिए देते थे स्मार्ट कार्ड के द्वारा, इससे इनका लाभ मिल रहा है, इससे लोगों को स्वास्थ्य में मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय कोरोना काल में भी मतलब दवाई दी है, जिससे लोगों को, सभी लोगों को, पूरा भारत के लोगों को या अन्य देश के लोगों को उसकी जान का खतरा था, वो जान का खतरा ठीक रहा और कोरोना बीमारी से लोग बचे। केंद्र सरकार की योजना में उसके बाद चावल मुफ्त में देने की योजना, जिससे लोगों में जो भूखमरी गरीबी थी उनका भी वो हमारे सरकार में हम थे उस समय खाद्यान्न सामग्री 1 रुपये में दिया जाता था, नमक में दिया जाता था। इससे योजना उस समय हमारी योजनाओं की सरकार चला रही, इससे लोगों को जीवन में अपने उत्थान के लिए या स्वतः अपने पैर में खड़ने के लिए ये आवश्यक था, ये मतलब योजना चली थी। कोरोना महामारी जो आई थी ये अपने आप में विचित्र था और बहुत भयंकर था, तो ये जो 2 साल का समय था वो आपके लिए भी नया था, सबके लिए नया था, तो इसे आपने कैसे निपटे, क्या क्या तरीके अपनाया गया और क्या चैलेंजेस था? इसके लिए हमने निपटने के था कि लोगों के पास कोरोना में हम सहम के भी चलते थे, लोगों का सहायता भी करते थे। जैसे बाहर राज्य में गए थे तो उससे हम पैसा डलवाते थे, जिससे वहाँ के लोग भूखमरी से बचे, वो चावल खरीदे और उनको पैसा मिले और यहाँ लाया जाता था। दूसरा, यहाँ के लोग जो बीमार पड़ते थे, हमने अपने स्वतः के संसाधन से हमने यहाँ 10 ऑक्सीजन गैस दिया। उस समय गैस की इतनी प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन गैस, लोग गैस के अभाव में मृत्यु पर जाते। हमने लोगों के सलाह ली, लोगों को सब्जी कोई देता था, कोई चावल देते थे, उसको ऐसे दूर से हम क्योंकि नज़दीक नहीं जा पाते थे, हमारे लोग लगे हुए थे। इस तरह लोगों के बीमारी में, लोगों के जिस तरह दुख में यहाँ तक मृत्यु हो जाती, जा नहीं पाते थे, उन पर एम्बुलेंस की व्यवस्था से दूर से हम लोग कपड़े भी बेचते थे, दूर में हम खड़े थे दफनाते थे, जा नहीं पाते। ऐसी इतनी भयावह स्थिति थी जिससे हम शर्मनाक अवस्था में, कह दिया दुखित अवस्था में जितना हो सकता था हमने किया, नहीं कर सकते, इतना हम लोग को साथ देने का प्रयास किया हमें और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने। भाजपा के 15 साल के शासन के बाद पिछले बार 2018 के चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है, उसके बावजूद आपने लगातार जीत हासिल करते रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि जनता आपके ऊपर कितने विश्वास करती है, इसके पीछे कारण क्या है, या फिर यहाँ के जो आपके अपोजिशन थे वो कमज़ोर था, क्या कारण था? देखो, कोई कमज़ोर तो नहीं होता, कमज़ोर के करिए तो जनता के ऊपर है, कोई कमज़ोर, कोई बड़ा छोटा भी नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता, जनता जिसको चुन दे, जब का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, जनता ने आशीर्वाद दिए, हम लोग जीते, लोगों ने जिताया, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं रहा, जनता की योगदान है।
अगर इस बार के चुनाव विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतती है और सत्ता में आती है तो क्या अपने आप को आप सीएम के लिए दावेदारी मानते हैं? पिछले समय हम सरकार में थे, उस समय हम तो 9 बार जीते थे, 10वें बार अभी हम विपक्ष में रहकर जीते। हमारा दावेदारी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गए हैं, ऐसे में भाजपा की क्या रणनीति होने वाली है और ख़ास तौर पे आपकी क्या रणनीति होने वाली है आने वाले समय में जनता के पास जाने के लिए या फिर जनता के बीच अपनी बातों को रखने के लिए? हमारा तो रोज रणनीति चल रही है, रोज़ हमारे कार्यक्रम है, लोक क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, लोगों को काम में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, यही हमारी नीति है। और जो जब घोषणा समय आता है, चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र बनाती है, वो उस समय पता चलता है कि रणनीति क्या है या घोषणा पत्र में क्या क्या करने वाले हैं, इस तरह किया जाता है। और अभी इसमें ऐसा नहीं हमें अभी कोई नीति नहीं, नियत है। हम कितना जनता तक उतरते हैं, वहाँ तक जाते हैं। हम अपने नियत के बारे में बात करें कि कितना हमको लोग विश्वास अर्जित करने में हम लगे हुए हैं। इस बार आपकी क्षेत्रीय मुद्दे क्या होने वाले हैं? अगर जैसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके प्राथमिकता, आपके प्रायोरिटी में क्या रहती है? कौन से मुद्दे? हमारा अनेक मुद्दा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं, जब समय आएगा तो बताएंगे। जी, अगर आपको मैं ये पूछूं कि जो 5 साल का कांग्रेस का रहा है परफॉर्मेंस, अगर 10 में से आपको नंबर देने के लिए बोलूँ तो आप कितना नंबर देंगे इनके कामों को लेकर? वो जनता देगी, मैंने इसके बारे में बोलूँ, जनता कितना नंबर दी जनता बताएगी। ये मेरे भी सही नहीं, मैं तो नंबर में भी दे सकता हूँ, पर मेरा देने और नहीं देने से फ़र्क नहीं पड़ता, जनता कितना नंबर देगी। अब आने वाले चुनाव के बाद उसको बता देगी जनता किसको नंबर, कि मुझको दे रही किसी को और दे रही है, ये जनता के ऊपर है। चुनाव में बहुत कम ही समय रह गया है, तो आने वाले समय में आपके पास क्या रणनीति है कि जो काम बचे हुए उनको पूरा करना है या फिर ऐसा कुछ नया काम शुरुआत करना है, क्या रहने वाली है? तो हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो जो बचा हुआ कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सरकार तो नहीं कर पाई, इनका पूरा कार्यक्रम समाप्त की और आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ।